नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कानपुर आ चुका है वोटों की बारात का काफिला। जी हां, पहले गाजियाबाद, फिर आगरा और आज नंबर है कानपुर का। और कानपुर की जनता हमारे साथ है जो सीधे आर्यनगर सीट के 3 उम्मीदवारों से सवाल करेगी। तीनों राजनीतिक पार्टियों से पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया उसका हिसाब मांगेगी और आगे के लिए उनके क्या प्लान है उस पर उनसे बात करेगी। तो जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए कानपुर की जनता का। ऐतिहासिक शहर है कानपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ है और कानपुर के लिए आशीर्वाद भी है गंगा। और बहुत हद तक कानपुर की बहुत सारी समस्याओं की जड़ और उसका समाधान भी गंगा से ही निकलता है। तो गंगा से जुड़े भी बहुत सारे सवाल होंगे आज इस मंच से। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सलिल बिश्नोई का, जो विधायक हैं बीजेपी के और आर्यनगर से बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार भी हैं। अमिताभ वाजपेयी का स्वागत कीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस गठबंधन के भी साथ में उम्मीदवार हैं। और खास बात यह भी कही जाती है उनके बारे में कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। हाजी अब्दुल हसीब हमारे साथ हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। स्वागत है हाजी अदीब आपका भी। और मनोज त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर शहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे कानपुर की जनता के बीच में हैं। जनता सीधे सवाल पूछेगी विशाल पांडे के माध्यम से, उनके लिए भी ताली बजाइए वरना आएंगे नहीं आपके पास। तो जैसा हमने इस कार्यक्रम की परंपरा रखी है कि हम नेताओं के प्रवचन नहीं कराएंगे, नेताओं का वचन कराएंगे कि आज इस मंच से जनता के सामने वचन दीजिए, अगर जनता ने आपको वोट दिया तो आप जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सलिल साहब, क्योंकि आप सिटिंग विधायक भी हैं और लंबे समय से विधायक हैं, तो आपको 2 चीजों पर जवाब देना पड़ेगा। एक, आपने जो किया अब तक उसका हिसाब, और आगे क्या करेंगे उसका प्लान बताइए। उत्तर प्रदेश में मैं इकलौता विधायक हूं जो अपनी विधायक निधि का प्रतिवर्ष लिखित ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करता हूं। एक एक पैसे का ब्यौरा, एक एक काम का ब्यौरा, कि जनता जब चाहे तो उन कामों का परीक्षण कर ले। और पूरी विधायक निधि अपने कार्यकाल में खर्च होती है। कानपुर में अपने क्षेत्र की कोई समस्या लगभग ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जनता को परेशान करती हो। सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं में कुछ बड़ी योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं, जिसके कारण हमारी जनता को कुछ थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये सरकार की उदासीनता रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक JNNU-RM योजना चली थी, केंद्र सरकार से आई थी, जो बसपा की सरकार और सपा की सरकार दोनों के कारण पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और कानपुर जो JNNU-RM के बाद जिसका सीवर और पानी की व्यवस्था सुधरनी थी, गंगा में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग होनी थी, वो सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गई। और कानपुर में जब भी उसकी टेस्टिंग होती है JNNU-RM के अंतर्गत डाले गए पाइपों को, तो हमेशा कहीं ना कहीं से सड़क फटती है और भ्रष्टाचार का फव्वारा बह निकलता है। ये कानपुर का दुर्भाग्य है। दूसरे नंबर पे बुलवाया आपने, तो पहले विधायक जी ने बोला, विधायक जी विधायक निधि का हिसाब दे देते हैं, ये सच है, दे देते होंगे, लेकिन विधायक निधि से ही विकास कराना पर्याप्त नहीं होता। मैंने विधानसभा में घूमा हूँ, मैंने देखा है कि हर मोहल्ले में 10-15 गेट बने हुए हैं, काले टाइल लगे, उन पे विधायक जी का नाम लिखा है। अगर गेट बनवाना विधायक निधि का सदुपयोग है तो आपने सच में सदुपयोग किया है। हम कह सकते हैं 5 साल में अखिलेश जी ने निष्पक्ष सरकार चलाई और किसी विधायक ने, किसी दल के नेता ने अगर उनसे काम मांगा है तो उन्होंने काम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम मांगा, उनकी योजनाएं पास करी हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने काम मांगा, उनको काम दिया है। आपने काम मांगा ही नहीं, मांगा होता हमने आपको भी दे दिया होता। जहाँ तक सवाल JNNU-RM का है सर, आपकी गवर्नमेंट केंद्र में है, आप स्टेट में भी रहे हैं, 15 साल से आप MLA हैं। एक बड़ा काम बतावें, एक बड़ा काम बतावें जिसका क्षेत्र में, जिसका लोग नाम ले सकते हो कि ये बड़ा काम आपने किया। हम विकास की बात कर रहे थे, मेरा एक एक पॉइंट गिनाता हूँ, आप बताना हाँ या ना।
अखिलेश जी की 5 साल की सरकार है, कानपुर में 24 घंटे बिजली आती है, हाँ या ना? मैं पूछ लेता हूँ सर, बिजली नहीं आती सर मैं अरे पूछ लेता झूठो, हूँ। ये डिबेट करने नहीं आए, तो ये तो आप करने नहीं आए, ये तो आपके सामने ही कह रहे हैं सर, ये डिबेट करने नहीं आए हैं। ये तो आपके सामने ही ना कह रहे हैं, लेकिन नारोज होता हो तो करवा लो, नारोज करवाओ। चलिए ठीक है, हो गया, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। हाजी साहब भी लिस्ट लेके आए होंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं पिछले 5 साल में। बोलिए हाजी साहब, अपनी बात रखिए। देखिए जनाब, माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने अपनी निधि के द्वारा पूरा विकास कराया है। हमको एक गली, एक मोहल्ला, एक सड़क बता दीजिए जो साफ सुथरी हो, सही आज की डेट में चल रही हो। एक सड़क बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ नेता, ठेकेदार और सरकारी अफसर, ये तीनों लोग मिलकर निधि में कमीशन बाजी 50%, 40%, 30% और जो 60% बचता है वो कागजों पे लगा के घर बैठ जाते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आज आप लोग जवाबदेही तय कराएं। जनता उससे पूछे कि 1 करोड़ रुपए लाए थे, कहाँ कहाँ लगाया और कितना कमीशन खाया। कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे वाजपेयी जी ने बताया कि अखिलेश जी ने बड़ा विकास किया है। हमें एक आदमी बता दे जो घर से निकलता हो, अगर 8:05 पे उसे कहीं जाना हो और 7 बजे वो निकलता हो तो 8:05 पे वो वहाँ पर पहुँच जाता हो। जाम जाम जाम, चलने की व्यवस्था नहीं। आपकी सरकार ने कहीं रोड क्या नहीं, किया? कहीं आपकी कुछ सरकार नहीं। थी, आपने कौन सा जाम हटवा दिया सर? आपने नर्क कौन सा बना जाम के रख हटवाया? दिया कानपुर को नर्क। आपने कौन सा जाम हटवा दिया? आप तो पत्थर वाली सरकार है, आपने तो स्मारक बनाए, आप तो स्मारक बनवा रहे थे। मैं खाली सुनता हूँ। आप तो हाथी खड़े करा रहे थे कि पत्थर 5 के। वर्ष में कई बार सड़कें खोदी गई, कई बार सड़कें बंद की गई, कई बार खोदी गई, कई बार बंद की गई। 5 साल से लगातार यही चल रहा है। मनोज जी, कानपुर आने से पहले कोई कानपुर के बारे में पढ़ना शुरू करे तो उसे पता लगता है गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेदर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है। लेकिन जैसे ही आदमी कानपुर आ जाता है तो उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया लगता है। इतना बड़ा औद्योगिक शहर होता, उतनी बड़ी सड़क भी तो दिखती, उतनी रफ्तार भी तो शहर की दिखती। वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या कोई एड्रेस नहीं करता है? और नहीं करता है तो जनता जब वोट देने जाती है वो मोदी का नाम देख के वोट दे देती है या अखिलेश का काम देख के भी वोट देती है? कानपुर शहर का दुर्भाग्य ये है कि कानपुर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ध्वस्त है कि आप चाहे जितने विकास की बात करें, न कोई किसी रोड पर ठीक से निकल सकता है। और ऐसा नहीं कि कानपुर के लोगों ने विश्वास नहीं किया या उत्तर प्रदेश के लोगों ने विश्वास नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से बनवाई, एक बार मायावती की सरकार बहुमत से बनवाई। मैनचेस्टर जो कहा जाता था वो नहीं कहा जा रहा क्योंकि सारी मिलों के धुएं बंद हो गए हैं। नोटबंदी के बाद चमड़ा उद्योग पर भी असर पड़ा है। और विकास की बात जो है वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कानपुर के हुए हैं उन्होंने उतनी ईमानदारी से धरातल पर काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। जैसे कि लखनऊ अगर देख लीजिए तो कितना चमक गया, वहीं कानपुर जैसा शहर जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है केंद्र को भी, उत्तर प्रदेश को भी, यहाँ की हालत ये है कि कई बार घोषणा की जाती है कि यहाँ हवाई जहाज चलेगा, लेकिन चल कभी नहीं पाता। आप मानते हैं इस बात को कि आप फाइट में हैं या गठबंधन के बाद आपकी स्थिति कमजोर पड़ी है और आप लोग भी अब तलाश रहे हैं उलेमा काउंसिल से ही गठबंधन हो जाए, चलो और कुछ नहीं तो? हम लोग चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। ये गठबंधन सांप और नेवले का है। दोनों की अलग अलग नीतियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का गठबंधन किया गया है। अगर इनमें जरा सी भी ताकत होती और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो इन्होंने खुद क्यों नहीं अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी? गठबंधन किस बात का? मरी हुई पार्टी से गठबंधन किया, मरने के बाद इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है।
दो खत्म हुई पार्टियों का गठबंधन है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विशाल, बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं, पूछे उनसे वो क्या पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। कानपुर की जनता आखिर में क्या चाहती है? देखिए, कानपुर में आज की जो सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जिससे कि एम्बुलेंस फंस जाती है, बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले जाम की स्थिति को सुधारना चाहिए, बाकी समस्याएं तो बहुत है। 2014 से हमारे मोदी जी लाल इमली के उत्पादन चालू करा रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। 23 कर्मचारियों की मौतें हो गई है। ये विधायक जी एक बार भी नहीं गए कर्मचारियों की। एक सवाल और लीजिए, फिर सलीम जी जवाब दीजिए। कितना बड़ा मुद्दा है नहीं, कानपुर में तो पहले मैं समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। 27 साल यूपी बेहाल, उसके साथ गठबंधन करके अब कह रहे हैं कि आपका काम बोलेगा। ये कैसे हम समझे कि आप हम लोग का काम बोलेगा? पहले सलीम साहब आप जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी जी आप जवाब दीजिएगा गठबंधन पे। हमारे एक काबिल दोस्त ने पूछा कि लाल इमली बंद है, मोदी सरकार ने क्या किया, और एक भी बार में लाल इमली नहीं गया। इन्होंने ये आरोप लगाया, शायद ये शहर में रहते नहीं हैं। मैं भारत सरकार, अरे आपने बात की, अब सुनिए भी ना, बात सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैं भारत सरकार के कपड़ा मंत्री को लेकर लाल इमली गया, उसका निरीक्षण करवाया। सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री, झूठों की बात नहीं सुनोगे क्या? झूठों की बात सुनी जाती, सुन लो बात तो सुन लो, झूठों की बात सुन लो। निरीक्षण कराया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके तैयार हुई। सर, उनका सवाल बड़ा छोटा सा था, वेतन क्यों नहीं मिला? अरे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। जब कर्मचारी काम पे वेतन भी मिल रहा है, कोई 2014 से वेतन नहीं बाकी है, सिर्फ 1-2 महीने का वेतन बाकी है, कोई बाकी नहीं है। गलत सूचना दे रहे हैं। सुनिए 2014 से भी कह रहे थे। बात तो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपके रिज्यूम में 2014 से लेकर आज तक 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने फंड नहीं किया है वेतन के बदले। ये जो बीच में करोड़ों रुपए के पैकेज आए, ये कहाँ चले गए? गुस्सा न करें, अब अगला सवाल तो गुस्सा न करें, सवाल पूछिए, गुस्सा मत कीजिए। अब अगला सवाल हमसे सवाल पूछिए, गुस्सा दिवाली मत के कीजिए। पहले पैसा आया था, दिवाली के पहले पैसा आया था। बोलिए सलीम साहब। दो बातें, एक जो आप इन पे कहना चाह रहे हैं, और जो मैडम ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस के खिलाफ आपको वोट मिला, आज आप कांग्रेस की साइकिल पे बैठा के कह रहे हैं हमारा काम बोलता है। 3 बातें, एक आपने कहा, तीनों को लाइन से जवाब दो, सुन लेना। बोलिए। आपने कहा बिजली आती है, आपको धन्यवाद, सच बोले। उन्होंने ये भी कहा सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलती। सुनिए, सड़क अभी सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं, हल्ला मचा रहा, बताओ उसका इलाज करें। बोलिए। जाम के लिए हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, आपने 2 साल लटकाया, पर हमने शिलान्यास करा लिया है। और आप लगी रहती है, ड्यूटी नहीं देती है, और आपकी पुलिस सब सफाई और इटावा की है, इसलिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। सारे पुलिस वाले वसूली बना के, चौराहा खाली रहता, जाम इसलिए लगता। हमने मेट्रो का शिलान्यास कर दिया है, मेट्रो चालू होगी, जाम से आराम मिलेगा। कैसे सर? अगर मैं आर नगर का विधायक बनता हूँ तो सर एनिमेशन में चलेगी या पटरी पे भी चलेगी? इनोवेटेड रोड्स बनवा करके जाम की समस्या को खत्म कर देंगे। आप लाल इमली की बात कर रहे थे, अभी तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले होंगे। 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आप क्यों परेशान हैं? अच्छे दिन आ चुके हैं, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, इसलिए इस तरह की कोई समस्या नहीं बनने वाली है। वो तो वादा है केंद्र की सरकार का, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। अब मैडम गठबंधन की बात करते हैं, पहले ईमानदारी से बताना कि 2012 में जो हमारी उम्मीद की साइकिल थी, तो आपने वोट दिया था हमको? नहीं, बता देना हमको ये बात, चलो अकेले में बता देना। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए गठबंधन क्यों करना पड़ता है। जब इतने झूठे मक्कार लोग हों जो चुनाव में वादा करके बाद में जुमला बता दें, जब मुद्दा भ्रष्टाचार का हो तो लफ्ज़ जिहाद छेड़ दें, जब मुद्दा काला धन का हो धर्मांतरण ले आवें, जब मुद्दा अरे आप घर वापसी उठाएंगे, आप 3 तलाक उठाएंगे, आप झगड़े कराएंगे, तो हम लोग जो सांप्रदायिक विरोधी लोग हैं, हम लोग जो सेकुलर लोग हैं, हमको एक होना पड़ेगा देश के हित के लिए। सांप्रदायिकता जब विरोधी देश का है, प्रधानमंत्री रोएगा तो हमको एक होना पड़ेगा देश के लिए। इतने सांप्रदायिकता विरोधी हैं, अभी हाजी साहब बोलेंगे तो गिनाएंगे कितने दंगे हुए आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में। कराने वालों से पूछो ना, रिकॉर्ड तोड़ दंगे कराने वालों से पूछो।
हाजी साहब, हुए और अभी भी उत्तर दंगा प्रदेश करा में सकते हैं। ये ना और हम कराते अभी भी तो दंगा ये करा आपका सकते तो हैं। ही है बीएसपी का, ये सिर्फ गिनाइए तो इनको दंगा करा सकते हैं अभी भी। कितना सुरक्षित शासन दिया, गिनाइए इनको। मनोज जी, कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है वो ये चीजें ध्यान रखती है जो हमारे नेता यहाँ से कह रहे हैं, या वो वही चीजों से तय करती है कि मेरे यहाँ सड़क कितनी दिक्कत देती है, कानून व्यवस्था कैसी है, पानी आता है कि नहीं आता, बिजली आती है कि नहीं आती है, उसकी जरूरत की चीजें उसको कितनी मिली हैं? यही तो एक दुर्भाग्य है कि कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है तो एक हार्ड लाइन पकड़ लेती है और उसकी शिकायत सपा के मुखिया बहुत बार कर चुके कि सपा को प्रत्याशी नहीं जीतता इसलिए कानपुर का विकास नहीं हो रहा। मायावती जी के पीरियड में तो विकास जो हुआ है वो विकास कम विनाश ज़्यादा हुआ है, जो पूरा शहर जेएनयू के नाम से देख रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 90 के बाद खराब होती ही चली गई है। ये सलील जी भी इस बात को मानेंगे कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो एक लाल बत्ती वाला इनका नेता थाने के अंदर मारा गया था। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है। और जहां सपा की सरकार आती है तो सबसे पहला हमला पुलिस पर ही होता है, जिससे कि जब पुलिस निष्क्रिय हो जाए तो वो खुलेआम अपना काम कर सकते हैं। तो ये बातें कानपुर की जनता जब वोट देने जाती है, अगर वो इन बातों का ध्यान रखे तो शायद अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। पूरी बात आतिफ ताली बजा सर, आपकी सरकार में पत्रकार जिंदे जल गए सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, आपका मंत्री थाने में मारा गया, लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? मारने वाला तो समाजवादी पार्टी का था, मंत्री मारा गया। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक एक करके अपना हाथ उठा के जवाब दीजिएगा बस। कितने लोगों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार पे यकीन होता है वो उसको वोट देना चाहते हैं? कितने लोगों को सलील बिश्नोई की बात पे यकीन होता है वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? कितने लोगों को बीएसपी की बातों पे यकीन होता है वो हाजी अली को वोट देना चाहते हैं, इन साहब को जो चले गए छोड़ के प्रोग्राम? कितने लोगों को मायावती की पार्टी पे यकीन होता है वोट देना चाहते हैं? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नोटा का बटन दबाना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज कानपुर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम चाहते थे इस कार्यक्रम को और आगे चलाएं, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, एक मेहमान जा भी चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो परिस्थिति बीच में हुई उसके दौरान, तो आज इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।